हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर और आप देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री चैप्टर 3 वैदिक एरा। इस चैप्टर में अब तक हम वैदिक लिटरेचर तथा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लेटर वैदिक पीरियड। प्राचीन भारत में आर्य सभ्यता की शुरुआत से ही एक नए व्यवस्थित समाज की शुरुआत हुई थी। ये वो सभ्यता थी जिसमें लोगों के पास वेदों के रूप में एक समृद्ध साहित्य था, आधुनिक जीवन शैली थी, यातायात के लिए घोड़े और रथ थे, एक समृद्ध भाषा थी। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड ये अलग अलग टाइम पीरियड नहीं थे, बस अध्ययन की सुविधा के लिए इसे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की दो अलग अलग फेजेस में एक्सप्लेन किया गया है। लेटर वैदिक पीरियड को लगभग 1000 BCE से 600 BCE तक माना जाता है। हालांकि अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने हिस्टोरिकल टाइम पीरियड के बारे में बताया था कि नई रिसर्च के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन एवं वैदिक एरा का टाइम और भी ज़्यादा प्राचीन हो सकता है और इस बारे में रिसर्च चल रही है। तब तक हम इसी टाइम पीरियड को रेफरेंस मानकर चलेंगे और इस सिविलाइजेशन के अन्य फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हमने अपने कैलकोलिथिक और आयरन एज वाले वीडियो में पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के बारे में बताया था। जिनको याद है उनके लिए वेरी गुड, और जिनको याद नहीं है या वो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये आयरन एज का पेंटेड ग्रेवियर कल्चर भी लेटर वैदिक यानी कि उत्तर वैदिक काल से ही संबंधित है। इस अवधि के दौरान समाज में कई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जटिलताएं और विकास हुए। जियोग्राफी। आर्य जो कि ज़्यादातर वर्तमान पाकिस्तान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि जगहों तक सीमित थे, इस काल तक आते आते वे पूर्व दिशा की ओर विस्तार करने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में आर्य पंजाब से पश्चिम उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र तक फैले हुए थे। बाद के वैदिक ग्रंथों में कुरु, पांचाल आदि क्षेत्रों के बारे में वर्णन मिलता है। पांचाल क्षेत्र उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। ऋग्वैदिक आर्यों की दक्षिण पूर्वी सीमा को ऐत्रेय ब्राह्मण में मध्य भूमि के रूप में इंगित किया गया है, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में गंगा घाटी में आर्यों के मूवमेंट को दर्शाता है। और आर्यों का गंगा घाटी तथा अन्य पूर्वी इलाकों की ओर गमन का मुख्य कारण शायद जल और भूमि संसाधनों की आवश्यकता, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों की खोज आदि हो सकते हैं। सरस्वती नदी का उल्लेख ऋग्वेद के साथ साथ बाद के वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। लगभग 1000 BCE के दौरान वैदिक आर्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौशल क्षेत्र और उत्तरी बिहार में विदेह की ओर भी बस गए थे। कौशल और विदेह इस अवधि के दौरान आर्यों के विस्तार के सबसे पूर्वी क्षेत्र थे। पूर्वी भारत में एक क्षेत्र के आगे के क्षेत्र को एक विदेशी क्षेत्र के रूप में देखा जाता था। बंगाल के पुंड्र और आंध्र को ऐत्रेय ब्राह्मण में आर्य सभ्यता से अलग माना गया है। लेटर वैदिक कल्चर एंड आयरन। इस काल के दौरान आयरन यानी लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, इसलिए इस काल को आयरन एज या लौह युग भी कहा गया है। लोहा एक महत्वपूर्ण धातु थी जिसका इस्तेमाल इस काल में उपकरणों के लिए किया जाता था। इसे श्याम अयस या कृष्ण अयस अर्थात डार्क मेटल कहा जाता था। माना जाता है कि गंगा घाटी के जंगलों को कृषि भूमि में बदलने में लोहे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैदिक काल के अंत तक लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में भी पहुंच चुका था। पहले ये माना जाता था कि लोहे की उत्पत्ति लगभग 700 BCE के आसपास हुई थी, लेकिन हाल के शोध में ये जानकारियां मिली हैं कि लोहे की शुरुआत लगभग 1200 BCE या उससे भी पहले की है। सेटलमेंट्स एंड टेरिटरीज। उत्तर वैदिक काल यानी कि लेटर वैदिक पीरियड के लोग कृषि प्रधान थे एवं एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करते थे, जिससे व्यवस्थित क्षेत्रीय इकाइयों का निर्माण हुआ। वेद ब्राह्मण ग्रंथों में लगभग 800 BCE के दौरान जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र में पेंटेड ग्रेवियर कल्चर के 1000 से अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं,
जिनसे ये पता चलता है कि ऊपरी गंगा घाटी घनी आबादी वाली थी और उस दौरान नई बस्तियां भी अस्तित्व में आईं। लेटर वैदिक पीरियड के दौरान नगरों की नींव पड़ने लगी थी। हालांकि बड़े शहर तो वैदिक काल के अंत में ही दिखाई दिए। हस्तिनापुर और कौशाम्बी के स्थलों को प्रोटो अर्बन यानी कि आद्य शहरी बस्तियां माना जाता था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। प्रारंभिक वैदिक युग में ट्राइबल या जनजातीय राज व्यवस्था प्रचलित थी, किंतु उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड में सभाओं का महत्व कम हो गया था और जनजातीय व्यवस्था से ऊपर उठकर अब राज्य व्यवस्था या राजतंत्र की व्यवस्था लागू होने लगी थी। इनमें राजा का चुनाव सभाओं द्वारा किया जाता था। अब विधाता का प्रभाव कम हो गया था, जबकि समिति और सभा इस अवधि में जारी रही। बड़े राज्यों के विकास के साथ साथ सभाओं की शक्ति अब कम होने लगी थी एवं राजा का महत्व एवं नियंत्रण बढ़ने लगा था। राजा ने क्षेत्र, लोगों और संसाधनों पर अधिक नियंत्रण कर लिया था। राज्य एवं राजत्व की वैधता यानी कि वैलिडिटी ऑफ किंगडम के लिए वाजपेयी और राजसूय जैसे विभिन्न यज्ञ महत्वपूर्ण हो गए थे। अश्वमेध यज्ञ में राज्य के प्रति घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। जिन क्षेत्रों में यह स्वतंत्र रूप से जाता वह क्षेत्र राजा के अधीन माना जाता था। अन्य राज्य के राजा के द्वारा उसे रोकने पर युद्ध की चुनौती के रूप में समझा जाता था। वाजपेयी अनुष्ठान में रथों की दौड़ की जाती थी। अनुष्ठान के इस तरह के नवीन तरीकों ने राजा की शक्ति को बढ़ाने में मदद की। इस प्रकार पुरोहित राजव्यवस्था और राजशाही के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। महाभारत ऐतिहासिक विकास के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है तथा रामायण में भी आर्यों के विस्तार और जंगल में स्थानीय लोगों के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। प्रादेशिक संरचनाएं और वंशों का विकास उत्तर वैदिक काल के दौरान और मजबूत हुआ। कौरव और पांडवों के बीच का युद्ध महाभारत का विषय था। ये दोनों कुरुकुल से संबंध रखते थे। उत्तर वैदिक समाज में बलिदानों और कर्मकांडों को महत्व मिला। राजा अधिक स्वतंत्र हो गए थे। इस काल में अनुष्ठानों का प्रभुत्व था और इसने राज्य, राजाओं और ब्राह्मणों की शक्ति एवं प्रभाव को बढ़ा दिया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इस काल तक वर्ण व्यवस्था और भी प्रभावी हो गई थी। शिक्षा को ब्राह्मणों के व्यवसाय के रूप में देखा जाने लगा था। इस काल में ब्राह्मणों की पत्नी और गायों को महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त था। राजन्य क्षत्रियों को संदर्भित करता है। वे योद्धा और शासक होते थे। इस काल में वैश्यों और शूद्रों की तुलना में ब्राह्मणों और क्षत्रियों के विशेषाधिकारों में काफी वृद्धि हुई। बाद के वैदिक समाज में पुरोहित के महत्व पर बल दिया गया है, जैसा कि वैदिक ग्रंथों में भी बताया गया है। क्षत्रियों ने ब्राह्मणवादी वर्चस्व और उनके विशेषाधिकार को चुनौती दी। इसके परिणाम स्वरूप बाद के समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म अस्तित्व में आए। 4 वर्णों की प्रणाली ने गहरी जड़ें जमा ली थी और समय के साथ कठोर भी हो गई थी। अनुष्ठानों की लोकप्रियता ने ब्राह्मणों को शक्ति प्राप्त करने में मदद की। हालांकि कुछ शिल्प समूह उच्च स्थिति प्राप्त करने में सफल रहे। वैश्य समाज में आम लोग जैसे किसान, पशुपालक, कारीगर आदि लोग सम्मिलित होते थे। ये व्यापारी भी होते थे और वैश्य राजाओं को कर प्रदान करते थे। वुमन। जैसे जैसे सामाजिक ढांचा जटिल होता गया, पितृसत्तात्मक परिवार अधिक महत्वपूर्ण होते गए। उसी के साथ महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आने लगी थी। यद्यपि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं ने अनुष्ठानों में भाग लिया था, लेकिन बाद के वैदिक काल में उनके अधिकारों में कमी देखी गई है। महिलाओं का मुख्य कार्य मवेशियों की देखभाल करना, पशुओं का दूध निकालना और पानी लाना आदि होता था। इकोनॉमी। इस काल की आर्थिक गतिविधियां काफी विविध थीं। कृषि, पशुचारण, शिल्प उत्पादन और व्यापार ने आर्थिक विकास में योगदान दिया। उत्तर वैदिक काल के दौरान कृषि गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई। शतपथ ब्राह्मण में राजाओं द्वारा की जाने वाली कृषि से संबंधित अनुष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि शासकों द्वारा खेती को महत्व दिया गया था और बढ़ती आबादी को सहारा देने के लिए कृषि की ओर रुख किया गया था। भगवान बलराम को एक हल के साथ चित्रित किया गया है, जिससे खेती के महत्व के बारे में पता चलता है। वैदिक लोग जौ, चावल और गेहूं की खेती करते थे। गेहूं पंजाब क्षेत्र का मुख्य भोजन था। वैदिक लोग
गंगा यमुना दोआब में चावल का उपयोग करने लगे थे। वैदिक कर्मकांडों में गेहूं के बजाय चावल का उपयोग प्रमुख रूप से देखा जाता है। क्राफ्ट प्रोडक्शन। उत्तर वैदिक काल के दौरान कला और शिल्प का खूब प्रसार हुआ और प्रारंभिक वैदिक काल की तुलना में शिल्प विशेषज्ञता ने गहरी जड़ें जमा ली, क्योंकि इस अवधि में अधिक व्यावसायिक समूह का उल्लेख किया गया है। लोहे के काम के साक्ष्य लगभग 1200 BCE के पूर्व से देखे जाते हैं। तांबा, टिन, सोना, कांसा और सीसा जैसी धातुओं का उल्लेख है। तांबे की वस्तुओं का उपयोग युद्ध और शिकार के हथियार बनाने के लिए किया जाता था। बुनाई का कार्य महिलाओं द्वारा किया जाता था। चमड़े का काम, मिट्टी के बर्तन और बढ़ई के कार्य आदि प्रसिद्ध थे। वैदिक यज्ञ करने वाले भी एक प्रकार के सेवा प्रदाता थे। पुरोहितों ने विभिन्न अनुष्ठानों के माध्यम से राजा की भूमिका को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन को मवेशियों और जानवरों के संदर्भ में ही मापा जाता था। ट्रेड एंड एक्सचेंज। उत्तर वैदिक युग में व्यापार और विनिमय का भी विकास हुआ था। पुरातात्विक स्थलों में पाई जाने वाली भौतिक संस्कृति से वस्तुओं और सामग्रियों की आवाजाही का पता चलता है। हालांकि इस काल में सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिला है और इसीलिए वस्तु विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम ही लेन देन का माध्यम रहा होगा। सिक्कों का प्रचलन तो लगभग 600 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ था। रिलीजियस फेथ एंड बिलीफ सिस्टम। उत्तर वैदिक काल के दौरान ऊपरी गंगा दोआब आर्य संस्कृति का केंद्र था। इस क्षेत्र को कुरु पांचालों की भूमि के रूप में भी वर्णित किया गया है। वैदिक देवताओं में अग्नि और इंद्र ने अपना महत्व अब खो दिया था और प्रजापति को मुख्य देवता माना जाता था। शतपथ ब्राह्मण में रुद्र के नामों को पशु नामपति, सर्व, भव और बहिकों के रूप में उल्लेखित किया गया है। विष्णु की कल्पना लोगों के रक्षक के रूप में की गई थी। इस काल के दौरान समाज में संस्कार महत्वपूर्ण हो गए थे। यह माना जाता था कि अनुष्ठान और बलिदान कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अनुष्ठान अधिक जटिल हो गए, अधिक संसाधनों की आवश्यकता भी होने लगी थी। अनुष्ठानों के सही प्रदर्शन पर जोर भी दिया गया था। दक्षिणा देने पर जोर दिया गया था। दिन प्रतिदिन की सभी प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कई अनुष्ठान निर्धारित किए गए थे। फिलॉसफी एंड एजुकेशन। इस काल में दर्शन, साहित्य और विज्ञान के विषयों का विकास हुआ। साहित्य, व्याकरण, गणित, नैतिकता और खगोल विज्ञान जैसी शिक्षा की विभिन्न शाखाओं का भी विकास हुआ। हालांकि शिक्षा पुरुषों तक ही सीमित थी। शिक्षा की वैदिक प्रणाली में वैदिक ग्रंथों का विकास, उच्चारण, व्याकरण और वेदों के मौखिक प्रसारण को महत्व दिया जाता था। विभिन्न प्रकार के ग्रंथों के विकास को कुछ सांसारिक मुद्दों के लिए समाधान और ज्ञान की खोज के रूप में माना जा सकता है। मुगल प्रिंस दारा शिकोह ने सन 1657 में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। बाद के वैदिक काल में कई वंश और गंगा घाटी के कई हिस्सों में छोटे राज्यों का विकास हुआ, जिससे 600 ईसा पूर्व के बाद बड़े राज्य अस्तित्व में आए। क्षेत्रीय इकाइयों के रूप में जनपद और बड़े स्तर पर राष्ट्र की अवधारणा विकसित होने लगी थी। राजा के पास अब बहुत शक्ति थी और सामाजिक विभाजन गहरी जड़ें जमाने लगे थे। वर्ण व्यवस्था भी अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी और इस काल के अंत तक आते आते हमारा समाज उस स्थिति तक पहुंच चुका था जिसके प्रमाण एवं परिणाम हम आज भी देख सकते हैं। वैदिक काल के बाद महाजनपद युग का आरंभ हुआ और आरंभ हुआ बड़े बड़े साम्राज्यों का, किंतु उससे पहले एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन भी हुआ, जिसके कारण सामाजिक संरचना को एक नई दिशा मिली और उसका भी वर्णन करना आवश्यक है। हम बात कर रहे हैं जैन और बौद्ध धर्म के उदय की, ज्ञान एवं सामाजिक परिवर्तन के उस दौर की जिसने न सिर्फ केवल भारतवर्ष बल्कि समस्त विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ा। अपने अगले वीडियो में हम भारत में जैन एवं बौद्ध धर्म के उदय की चर्चा करेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग, बाय बाय।